आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। चैप्टर का नाम वर्क पावर एनर्जी है। बुक में आप लोग के वर्क एनर्जी एंड पावर भी लिखा हुआ है, ठीक है। हम पहले वर्क पढ़ाएंगे, फिर एनर्जी पढ़ाएंगे, फिर पावर पढ़ाएंगे, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में क्लास 10 में अगर समझेंगे तो वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं। नॉर्मल डेज में अगर बात करें तो हम लोग के हिसाब से क्या है, खाना पीना हंसना बोलना सभी क्या है, एक तरह से काम, ये भी काम कर रहे हैं, ठीक है। बैठना ही बोले क्या कर रहे हो तो बैठे हुए हैं, उनके हिसाब से ये भी क्या एक तरह का काम है। लेकिन फिजिक्स में काम का ये मतलब नहीं है। फिजिक्स में क्या है, काम का मतलब होता है अगर तुम क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो, फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, और फोर्स लगाने से तुम्हारे अलोंग या तुम्हारे लाइन में, हम क्या वर्ड यूज़ किए, तुम्हारे अलोंग या फिर तुम्हारे लाइन में। लाइन मतलब क्या हो गया, जिस लाइन में तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जिस लाइन में तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस लाइन में अगर मोशन है या डिस्प्लेसमेंट है तो क्या है, वो वर्क डन कर रहा है, अदरवाइज वर्क डन नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे ये सामने स्क्रीन पे दिखाया गया है और ये डेफिनेशन लिखा हुआ। वर्क को क्या कैसे डिफाइन किया गया है, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। आप फोर्स लगा रहे हो और आपके फोर्स लगाने की वजह से बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वर्क डन हो रहा है, ठीक है। और मान लो कभी ऐसा हो रहा है कि बॉडी मूव कर रहा है लेकिन वो आपके फोर्स से नहीं कर रहा है, तो आपका वर्क डन नहीं है। आपका फोर्स और आपके फोर्स की वजह से, या फिर आपका फोर्स अगर रिस्पॉन्सिबल है उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो क्या है, वो वर्क है। और अगर वो मूव भी कर रहा है लेकिन उसके मूवमेंट के लिए, उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वर्क डन नहीं है। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। ये है, देखो यहाँ पे देखो, ये एक डैडी है और ये उसकी डॉटर है, वो बैठी हुई है ट्रॉली में और ये उसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। पुल करते वक्त देखो, कोई भी चीज़ पुल करता है तो नीचे से पुल नहीं करता है, करता है क्या, नीचे से नहीं करता है, सडन एंगल में पुल करता है ना। तो यहाँ फिलहाल वर्क डन कितना है किसी को तो पता नहीं होगा क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हुआ है, हम लोग इसको भी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इतना पता है कि डैडी अपने डॉटर को इस ट्रॉली पे बैठा के पुल कर रहे हैं, तो ये ट्रॉली जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, 50 न्यूटन। कितना लगा रहे हैं, 50 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ठीक है, 30 न्यूटन। क्लियर है। तो इसके फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देयरफॉर ये काम कर रहे हैं, इनका वर्क हो रहा है। पास में क्या बोले, इनका वर्क हो रहा है, तो ये वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। हो गया। अब ध्यान दो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो ये एक मैन है और ये मैन इस बॉक्स को लिफ्ट करके देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जब किसी को तुम लिफ्ट करोगे तो फोर्स कहाँ लगाओगे, ऊपर लगाओगे। तो कॉमन कंसेप्ट है यहाँ पे कि अगर फोर्स ऊपर लगाया जा रहा है, फोर्स कहाँ लगाया जा रहा है, ऊपर लगाया जा रहा है, तो बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, ऊपर। लेकिन ये फोर्स लगा करके ऐसे नीचे से हाथ रखेगा, फोर्स लगा करके या ऐसे लगा करके फोर्स वो आगे चल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इधर। तो कोई भी तुम अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि तुम फोर्स किसी के ऊपर आगे लगाओगे तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर लगाओ तो आगे चला जाएगा। तो इस वक्त कोई भी देखने वाला, कोई भी ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट तो बॉक्स का हो रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट तो बॉक्स का हो रहा है इधर, और यहाँ पे फोर्स भी अप्लाइड किया जा रहा है, देयरफॉर इसके इसमें वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया था, उस डिस्प्लेसमेंट के लिए वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा तो वर्क डन होगा, और अगर वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट हो भी रहा है तो वर्क डन नहीं होगा। क्लियर है ना, किसी को डाउट है कुछ, क्लियर है ना। तो अब ये बात मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर है, पास में है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसलिए तुमसे ये क्वेश्चन पूछता भी बोर्ड्स में एग्जाम में कि ये कूली अगर किसी भारी सामान को लिफ्ट करके चल रहा है, स्टेशन से कहीं किसी के घर तक जा रहा है या घर से स्टेशन तक आ रहा है, तो क्या काम कर रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, 0। कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम लिफ्ट करके आगे जा रहे हो, पीछे आ रहे हो, तो वो फोर्स, वो लिफ्टिंग फोर्स जो है उस डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, देयरफॉर क्या आएगा, 0। इसको यहाँ पे अच्छे से पढ़ो। द मैन अप्लाइज एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉक्स व्हेन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू चेस्ट हाइट, मतलब यहाँ तक लेके आ रहा है उठा करके। वर्क इज डन बिकॉज द फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन दैट द बॉक्स मूव्स। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पर एक चीज़ में यहाँ पे क्या लिखा है कि वर्क हो रहा है। कैसा वर्क हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो लाइन देखो इसको अच्छे से अंडरलाइन करो। वर्क इज डन बिकॉज द फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे एक काम हो रहा है, कौन सा काम, हाँ, क्योंकि ये फोर्स ऊपर लगाए हैं तो पहले बॉक्स कहाँ था, नीचे था, और नीचे से कहाँ आ गया, ऊपर आ गया ना। तो इस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये वाला वर्क डन हुआ होगा। लेकिन इसको अगर आप लेकर चलोगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर एक वर्क डन हो रहा है लिफ्ट करने में,
लेकिन चलने वाले में वर्क डन नहीं हो रहा है। तो फिर आगे का लाइन देखते हैं, हाउएवर एज द मैन वॉक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाइल होल्डिंग द बॉक्स एट द चेस्ट हाइट ही डज नॉट more work on the box. The force he used to support the box acts in a different direction than the box is moving. ये वही बात है सेकेंड वाला जो हम समझाए, ये बात अभी जो तुमको क्लियर किए कि अगर आप इसको होल्ड करके ला रहे हो तो फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, ऊपर है, तो ये वर्क डन हुआ है। लेकिन अगर उस बॉक्स को चेस्ट के लेवल तक होल्ड करके अगर मैन आगे चल रहा है तो इस केस में कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, क्योंकि अप्लाइड डायरेक्शन जो फोर्स का है वो अलग है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बिल्कुल ही अलग है। पॉजिटिव एक्स में वाई का कोई कंपोनेंट नहीं होता है। देखो ये x है और ये क्या है, y है ना। तो x में y का कोई इफेक्ट नहीं है और y में x का कोई इफेक्ट नहीं है। ये लोग एकदम इंडिपेंडेंट एक्सेस होता है, क्लियर है ना। अब बात आता है इस वाले केस का, ध्यान दो, इसमें भी तो फोर्स x में नहीं है, लेकिन इस फोर्स का दो कंपोनेंट है, ये y में भी तो नहीं है ना, ये y में भी तो ये x में भी नहीं है, ये y में भी नहीं है, मतलब ये दोनों में है, मतलब इसका कुछ हिस्सा x में भी है, कुछ हिस्सा y में भी है। तो अब इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ने वाले, आगे का चैप्टर स्टार्ट ही हुआ वर्क, तो एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से इसको, क्लियर है। आगे आओ, नेक्स्ट टॉपिक देखो, मेजरमेंट ऑफ वर्क या एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। हम यहाँ से एक्सप्रेशन निकालेंगे कि वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होगा। बुक के हिसाब से जाओगे तो आईसीसी में आपकी बुक में लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द product of the force and the displacement of the point of application of the force in the direction of the force। ये बात का मतलब क्या है समझो अच्छा से। आप बुक में जाओगे तो एकदम सिंपल भाषा में फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, वर्क डन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और कुछ नहीं। कोई कॉस थीटा साइन थीटा नहीं होता है, याद रखना, कोई कॉस थीटा साइन थीटा नहीं होता है, ठीक है। हम इसको दो बार लिखेंगे, एक बार और लिखेंगे इसको, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में एक लाइन यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है लाइन यहाँ पर, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अच्छे से रीड करो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड and the displacement of the point of application of the force in the direction of force। डिस्प्लेसमेंट वही लेना है जो फोर्स के दिशा में है, क्योंकि आप अगर फोर्स लेफ्ट साइड लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, लेफ्ट साइड ही होगा। आप फोर्स अपवर्ड लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, अपवर्ड होगा। जिस दिशा में आप फोर्स लगा रहे हो उसी दिशा में क्या लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पे एक बार अपोजिट दिशा वाला कंसेप्ट आ जाता है, उस हिसाब से बहुत बच्चा बोलते हैं ये डेफिनेशन तो गलत है। इसलिए अगर इसको अच्छे से समझना है तो ये सबसे बेस्ट समझने का तरीका ये होता है, जिस लाइन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी लाइन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, उसी लाइन में ही, आगे या पीछे चलेगा। अलोंग मतलब कि उस लाइन में, अलोंग मतलब उस लाइन में, क्लियर है। तो आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल इसको अच्छे से और बताते हैं हम एक बार और। यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या होगा, वर्क डन, आप फोर्स लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ लोगे, अलोंग द फोर्स, मतलब वही डिस्प्लेसमेंट लोगे जो फोर्स के साथ होगा। तो फोर्स के साथ मतलब क्या हो गया, फोर्स के पैरेलल होगा, फोर्स के साथ क्या होगा। और अगर आप सपोज कर लो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, डिस्प्लेसमेंट आपने ले लिया, तो फोर्स कौन सा लेंगे, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो फोर्स वही रिस्पॉन्सिबल होगा जो डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, तो फोर्स भी कहाँ होगा, डिस्प्लेसमेंट के साइड ही होगा। तो पहले आपने क्या किया बाबू, पहले आपने डिस्प्लेसमेंट फोर्स ले लिया, आपने क्या लिया, फोर्स ले लिया। तो आप डिस्प्लेसमेंट कौन सा लोगे, वो डिस्प्लेसमेंट लोगे जो फोर्स के अलॉन्ग है। जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलॉन्ग नहीं है या फोर्स के लाइन में नहीं है, वो उसका वर्क, वो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उसका वर्क नहीं। क्लियर बात, क्लियर। आ जाओ, अब यहाँ पे क्या होगा, आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा जो उसके लाइन में एक्ट करता होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट राइट है तो फोर्स भी कहाँ होगा, तो इसका मतलब फोर्स कहाँ लोगे, एस के अलॉन्ग, फोर्स कहाँ लोगे, एस के अलॉन्ग, तो इसको तुम क्या लिखोगे, फोर्स पैरेलल। अब क्या लिखोगे, फोर्स पैरेलल। तो समझ गए ना, ट्रिक यही होगा, आप पहले अगर फोर्स ले लो तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलॉन्ग लो, और आप पहले अगर क्या नाम है, पहले आप अगर फोर्स ले लो तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ लो, फोर्स के अलॉन्ग, और अगर आप पहले डिस्प्लेसमेंट ले लो तो फोर्स कौन सा लो, हाँ फोर्स कौन सा लो, डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग लो। याद रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ले लिए तो फोर्स लेंगे डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग, और अगर फोर्स ले लिए डिस्प्लेसमेंट लेंगे फोर्स के अलॉन्ग, दोनों सेम लाइन में होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, इस हिसाब से अगर जाते हैं तो वर्क डन के कंसेप्ट में कहीं भी कॉस थीटा का कंसेप्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स का मतलब है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है वो एक दूसरे का पैरेलल कंपोनेंट है, कोई एंगल जगह नहीं, एंगल हमेशा क्या ले रहे हैं, जीरो ही ले रहे हैं, है ना, फिलहाल इसके हिसाब से। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, क्या दिया है, ये एक ब्लॉक है, क्लियर है, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को एकदम सामने से पुश कर रहा है, बताया जा रहा है
10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड, बॉक्स मूव बाय 2 मीटर। इस पर कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन। तो अगर इस फॉर्मूला को अप्लाई किया जाए, जो फॉर्मूला सामने दिखाई दे रहा है, इसको अप्लाई किया जाए इसका वर्क डन निकालने के लिए, तो वर्क डन का सिंपल सा मतलब है, फोर्स तुम पहले ले लो, फोर्स तुम कितना ले रहे हो? 10 न्यूटन, 10 ले लो, 10 न्यूटन, और इस 10 न्यूटन की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, बहुत साफ दिखाई दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, कितना हो रहा है? 2 मीटर। तो ये डायरेक्ट अलॉन्ग ही है, हमको निकालने का जरूरत, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों अलॉन्ग ही है। तो क्या आ गया? वर्क डन इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर। इसको आप क्या लिख सकते हो? न्यूटन मीटर को जूल लिख सकते हो, है ना। तो आंसर क्या हो गया? 20 जूल। कोई दिक्कत नहीं है ना, पास में आ गया। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया, बहुत बहुत सिंपल वाला। अब थोड़ा सा इससे अच्छा कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बच्चा ट्रॉली पे जैसे भी दिखाए थे, पीछे बैठ के पुल कर रहे थे, देखो धीरे धीरे इसको रस्सी से खींचा जा रहा है, रस्सी से खींचा जा रहा है। तो अब अगर रस्सी से खींचेगा तो कैसे निकालेंगे वर्क डन? ध्यान दो, यहाँ पे हेडिंग क्या दी है? बाय फाइंडिंग। अभी हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन निकालेंगे। पिछले स्लाइड में क्या लिखे थे? एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। हमको एक्सप्रेशन निकालना है, हालांकि एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया है, इस हिसाब से क्या आ गया? एक तरह से फॉर्मूला आ गया है, लेकिन इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग क्या कर लेंगे? डायरेक्ट एक्सप्रेशन निकालेंगे। क्योंकि इस फॉर्मूला में एक दिक्कत ये है कि तुमको डिस्प्लेसमेंट लेना है तो फोर्स फिर तोड़ के निकालना होगा कि उसके अलॉन्ग कौन सा है, ढूंढना पड़ेगा, है ना। और अगर एस ले लोगे तो फोर्स ढूंढना पड़ेगा, एफ ले लो तो एस ढूंढना पड़ेगा, एक नया कोई ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे? एक ढूंढ के हम पहले फॉर्मूला रेडी कर लेंगे। इसलिए लिखें एक्सप्रेशन निकालना है वर्क डन का हमको, और पहले क्या लिखें? बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहाँ? अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट। मतलब तुम पहले क्या ले रहे हो? डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, है ना। पहले क्या ले रहे हो? डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, और बाद में ढूंढ रहे हो कि फोर्स किधर है, डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग किधर है, ढूंढो उसको। क्लियर? अच्छा, फिलहाल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो ना, तो ये लड़की आगे बढ़ रही है ना, आगे बढ़ रही है ना। तो ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब अगर तुम इसको चाहो तो देखो ऐसे दिखा सकते हो। हम यहाँ पे इस डायग्राम को, डायग्राम में यहाँ दिखा रहे हैं, ये है, और यहाँ पर ये गर्ल जो है, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऐसे है, और इसके ऊपर क्या लगाया जा रहा है? फोर्स लगाया जा रहा है ना, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है। फोर्स को स्ट्रिंग के थ्रू लगाया जा रहा है, ऐसे, ये ऐसे, है ना। ये क्या है? फोर्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में कोई फोर्स होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पढ़ाया गया आप लोगों को? टेंशन। गुड। क्या बोला जाता है? टेंशन बोला जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर टेंशन है, तो टेंशन से वो मतलब नहीं, बस फोर्स होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा फोर्स लगाने से ये लड़की आगे मूव कर रही है, आगे मूव कर रही है ऐसे, ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनके बीच में एक एंगल है, देखो ना, ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच क्या है? ये फोर्स एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट के अलाउंग नहीं लग रहा है। अब मतलब सीधा रास्ता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, है ना। तो अगर तुम पिछला फॉर्मूला लगाते, जैसे सपोज ये एंगल मान लेते क्या है? थीटा है। एंगल क्या मान लेते हैं? थीटा है। पिछला वाला फॉर्मूला लगाते हो, तुम डिस्प्लेसमेंट ले लो, तुम क्या ले लो? डिस्प्लेसमेंट ले लो। तो फोर्स लिखोगे ना, फोर्स क्या लिखोगे? अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन तुम ये कि तुम एफ नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये एफ तो डी के अलॉन्ग है ही नहीं, ये एफ तो डी के अलॉन्ग है ही नहीं। तो अब क्या किया जाए? अब इसको कैसे निकाला जाए? अब हमको निकालना पड़ेगा कि डी के अलॉन्ग कितना फोर्स है, डी के अलॉन्ग कितना फोर्स है। इसका सबसे शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, 9 में आप लोग ट्रिगो पढ़े हो 9 में ट्रिगो ना, याद है ना। तो वहाँ पे तुम अगर ये ट्रायंगल कंसेप्ट याद आ रहा है, ये ट्रायंगल वाला कंसेप्ट, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, है ना। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? फोर्स है। डायरेक्शन दिखाने की जरूरत तो नहीं है, ये पूरा क्या है? फोर्स है। तुम थोड़ा देर के लिए अगर उस एरो को हटा भी दे तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। तो ये एरो क्या है बाबू? यहाँ पे एरो क्या है? ये वाला, ये फोर्स है, और ये एंगल है ना, एंगल है ना। तो ये क्या हो गया? ये एंगल है। प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा, इस फोर्स को अगर तुम देखो गौर से, जो फोर्स सीधा ऐसे है, कैसे है? सीधा ऐसे है, तो बोलेंगे फोर्स अलॉन्ग एक्स है। जो फोर्स सीधा ऐसे है वो बोलेंगे फोर्स अलॉन्ग, और जो ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, ऐसे है, उसमें दोनों है। देखो इसमें इफेक्ट आगे भी है, ऊपर भी, आगे भी, देखो देखो, आगे भी, ऊपर भी, आगे भी, ऊपर भी, इसका इफेक्ट दोनों साइड में है। इसीलिए देखना, जब किसी ऑब्जेक्ट को तुम ऐसे रस्सी से पुल करते हो तो कभी उठ भी जाता है, कभी कभी, और आगे भी घिस सकता है। मतलब इस फोर्स का दो इफेक्ट है, इस फोर्स के अंदर दो कैपेबिलिटी है, ये आगे भी घिस सकता है और ऊपर भी लिफ्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास दो कंपोनेंट है। समझ गए ना क्या? इसके पास सिर्फ एक कंपोनेंट, इसके साथ एक कंपोनेंट और इसके साथ दो कंपोनेंट। तो इसको हम लोग को तोड़ के फाइंड करना होगा कि अगर ये वाला एफ है तो ये कितना होगा और ये कितना होगा। समझ रहे ना? तो इसी चीज़ को हम ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज कर दिए। इसको परपेंडिकुलर वाई मान लिए, इसको क्या मान लिए? बेस एक्स मान लिए। क्लियर है? तो एक्स वाई और ये हाइपोटेनस। क्लियर? तो अभी देखो
एक्स ये आगे वाला, तो इसके इस फोर्स को यहाँ पे फिर को तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं थोड़ा, ये फोर्स है ना, ये वाला, ये फाइंड करना है कितना है। थोड़ा देख लो इसको, तुम क्या मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो वो फोर्स अलॉन्ग एक्स है ना, या इसको बोल सकते हो पैरेलल फोर्स, फोर्स जो क्या है पैरेलल है, और जो ऊपर इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको क्या मान लेते हैं इफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस फोर्स के पास दो इफेक्ट है, एक्स में भी और वाई में भी। इस चीज़ को तुम चाहो तो यहाँ भी ला के दिखा सकते हो, क्योंकि हम ट्रायंगल फॉर्म अरेंज किए ताकि आसान हो समझना। तो इस एफ का एक पैरेलल कंपोनेंट है और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और इन दोनों को मिलाने से क्या फोर्स है, नेट फोर्स है। एफ क्या है, नेट फोर्स। तो हम लिख सकते हैं इस बात को अरेंज पहले लिख ले इन सभी पॉइंट को। एफ क्या है, नेट फोर्स, या बोलते हैं इसको रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोलता है इसको, रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है, रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा एफ क्या है, ये क्या है, एफ पैरेलल मतलब कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट या एक्स एक्सिस। तुम एक्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखोगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है। अच्छा एक परपेंडिकुलर क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है ना। आ जाओ तो अब फटाफट निकालते हैं हम लोग, इसको फाइंड करते हैं हम लोग, ये क्या कि इसका साइड का वैल्यू कितना है। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये नीचे बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया ना। ठीक है, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, वो जगह चाहिए इसको निकालने के लिए, ये इरेज कर दिया। आओ देखो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई कॉस थोड़ी होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, लड़का इज इक्वल टू लड़की, ऐसा बोलेंगे। अगर साइन कॉस है तो फिर साइन कॉस ही रहे, साइन क्यों है, फिर कॉस है तो फिर साइन ही क्यों है। तो साइन इज इक्वल टू कॉस नहीं होता है। ठीक है, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। ये तो डिटेल में आप लोग भी पढ़ोगे, अभी 10 में इतना नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, हाँ, फिलहाल साइन थीटा इक्वल टू इतना मालूम है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है ना। तो एंगल के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर। सबसे बड़ा वाला कौन होता है, हाइपोटेनस। जो बच गया कौन होता है, बेस। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब एफ परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एफ। हमें क्या चाहिए, एफ परपेंडिकुलर ही चाहिए ना फिलहाल, अभी फिलहाल। चलो यहाँ निकाल लेते हैं। तो ये क्या निकल गया, एफ परपेंडिकुलर क्या आ गया, एफ साइन थीटा। क्या निकल गया, एफ साइन थीटा। चलो एक इस एफ का ऊपर वाला कंपोनेंट फाइंड हो गया, कितना फाइंड हुआ, एफ साइन थीटा फाइंड हो गया। अच्छा इसी तरह अगर कॉस लगाते हैं बाबू तो क्या होता है, कॉस लगाते हैं तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, बेस में कौन आएगा, एफ पैरेलल हाइपोटेनस में क्या आ जाएगा, एफ। तो हमको क्या चाहिए, एफ पैरेलल चाहिए ना यहाँ पे। तो क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे एफ पैरेलल, क्या आ गया, एफ कॉस थीटा। आयुष यहाँ देखो अच्छे से, बाद में नोट करना, नोट मत करो। क्लियर है। तो अब हमको इतना पता चला कि जब ये डैडी जो अपने बच्चे को पुल करने के लिए, झूला झुलाने के लिए, खिलाने के लिए कार्ट को पुल कर रहे हैं, वो एक्चुअल में फोर्स तो इधर लगा रहे हैं, लेकिन वो दो कंपोनेंट फोर्स लगा रहे हैं। एक्स की तरफ कितना लगा रहे हैं, एफ कॉस थीटा, वाई की तरफ कितना लगा रहे हैं, एफ साइन थीटा। तो अब ये लॉजिकल कंसेप्ट बन गया हम लोग का। आज के बाद कभी भी कोई फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, क्या होगा, दो कंपोनेंट होगा। तो इस प्रोसेस हम लोग कैसे करके निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा इसमें कभी कभार चेंजेस कर देता है एग्जामिनर। ठीक है, वो क्या करता है चेंजेस, अभी इसको नोट कर लेना आप लोगों को। क्या नोट करना है, अभी इस केस में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, एफ है, और ये क्या था, एंगल था थीटा। तो ये कितना आ गया, एफ पैरेलल, ये एफ है ना, एफ पैरेलल कितना आ गया, एफ कॉस थीटा। अच्छा एफ परपेंडिकुलर कितना आ गया, इसको हम लोग यहाँ रखे थे, यहाँ बात तो एक ही है। इस ट्रायंगल को तुम थोड़ा देर के लिए ऐसे क्लोज कर दो, ये बोलो या ये बात क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो एफ परपेंडिकुलर कितना आ गया, एफ साइन थीटा। अगर मान लो कि ये 60 है, क्या है 60 है, तो ये क्या होगा, एफ कॉस 60। तो ये क्या हो जाएगा, एफ। तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे कॉस आ रहा है, जहाँ पे थीटा नहीं वहाँ पे क्या आ रहा है। लेकिन एंगल इसी कर लेंगे, ये नहीं कि यहाँ आएंगे तो इधर का एंगल ले लेंगे। जैसे ये 60 थी, 30 हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, तो पूरा 90 होता है। तो बहुत लोग क्या करता है, यहाँ पे एफ कॉस 60, यहाँ पे एफ साइन 30 करता है। नहीं, आप इसी एंगल से डालो, एफ कॉस 60, एफ साइन 60। यहाँ जहाँ एंगल नहीं है वहाँ साइन कंपोनेंट, जहाँ एंगल है वहाँ पे कॉस कंपोनेंट। ठीक है, और हमेशा थीटा यहाँ वाला एंगल डाल रहे हैं, यहाँ वाला एंगल तो है ही नहीं, उसके बारे में बात ही नहीं करना है। क्लियर है, याद रहेगा हमेशा ना। अब अगर मान लो मैं तुम लोग से पूछता हूँ, थोड़ा देर के लिए तुम लोग बताओ कि ये एफ है
और ये थीटा है, तो अब बताओ एफ परपेंडिकुलर कितना होगा और एफ पैरेलल कितना होगा, जल्दी बताओ, तुम बताओ। एक मिनट, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। हाँ तुम बताओ, ऊपर कितना होगा, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम गुड, एफ कॉस थीटा। अब भी बताए जिस साइड थीटा आता है वहाँ पे क्या होता है, कॉस होता है, और जिस साइड थीटा नहीं आता है वहाँ क्या आता है, साइन आता है। थीटा यहाँ पर है तो ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा। विशाल तुम्हारा आंसर राइट है, विशाल ना, ठीक है, एफ कॉस थीटा। और ये पैरेलल कितना हो गया, एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत है, किसी प्रॉब्लम नहीं ना, सीख गए, क्लियर हो गया अच्छे से। तो ऐसे करके पहला स्टेप होता है कि जब भी हम ये वर्क डन का प्रोसेस जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो दिमाग में ये बात होना ज़रूरी है कि अगर तुमने डिस्प्लेसमेंट लिया है तो फोर्स को भी वही लेना होगा जो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग हो। क्योंकि इस केस में डायरेक्टली जो फोर्स लगा रहे थे वो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग नहीं था, तो हम लोग को तोड़ के निकालना पड़ा, लेकिन अब फिलहाल पता चल गया है, ठीक है। तो फिलहाल अब इस डायग्राम के हिसाब से अगर आगे बढ़ा जाए तो तुम देख सकते हो कि ये जो कंसेप्ट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, ये ग्रीन लाइन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको दिखाते हैं, यहीं पे दिखाते हैं, यहीं पे दिखा देते हैं। ग्रीन लाइन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, और फोर्स कहाँ है, ऐसे। तो इस फोर्स से क्या मतलब है हमको, इधर फोर्स कितना आया, इधर फोर्स कितना आया, अभी तो निकाले कितना आया इधर में, ये फोर्स एफ कॉस। तो अगर ये डैडी अपने बच्चे को एफ फोर्स से पुल कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग कितना फोर्स लगा रहे हैं, एफ कॉस थीटा। तो अब ये कितना आ गया, एफ कॉस थीटा। और मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बच्ची का हो रहा है डी, कितना हो रहा है, डी। तो इस डी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एफ साइन या एफ कॉस, एफ कॉस। तो ये जो पेयर मिला है हमको यहाँ पर ना, ये जो यहाँ पे मिला ये सेट, ये कौन सा सेट है, ये वर्क को, हाँ ये वर्क डन का सेट है। इस डिस्प्लेसमेंट के लिए इस पूरे कहानी में सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है, एफ कॉस थीटा। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा बाबू, वर्क डन इज इक्वल टू, तुमने पहले क्या ले लिया, तुमने पहले डिस्प्लेसमेंट लिया, इस बच्चे का डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी, क्या लिया तुमने पहले, डिस्प्लेसमेंट। तो इंटू फोर्स तुमने कौन से लिया, एफ पैरेलल है ना। तो एफ पैरेलल क्या आ गया, एफ कॉस थीटा। तो फिर फॉर्मूला क्या हो गया, डी एफ कॉस थीटा, क्या हो गया, डी एफ कॉस थीटा। अब तुम डी एफ कॉस थीटा बोलो या एफ डी कॉस थीटा बोलो, कोई दिक्कत तो उसमें नहीं है, दोनों ही बात क्या है, सेम है। तो इसी फॉर्म को अगर हम अरेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्मूला हो गया एक रेडीमेड फॉर्मूला हो गया, इसको हम लोग रेडीमेड फॉर्मूला बोलते हैं। क्यों कि इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछला फॉर्मूला क्या था, अलग था, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉस थीटा कंसेप्ट था ही नहीं। तो जब यहाँ कॉस का कंसेप्ट नहीं था तो हम लोग को ये बात बार बार सोचना पड़ता था, फोर्स लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, जो पैरेलल होगा वही लेंगे। अभी डिस्प्लेसमेंट तुम लिए तो फोर्स ढूंढना पड़ा जो पैरेलल होगा, तो इसमें ये थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत आता है, ढूंढना पड़ता है। तो कभी कभी कुछ बच्चा के लिए ढूंढना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसके लिए आसान काम मिला। अब वो क्या करे, इस फॉर्मूला को ऐसे यूज़ करे, वो कुछ पिछला स्टेटमेंट वर्ड ना यूज़ करके वो ऐसे बोले। उसको तो सिर्फ नज़र आता है कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, उसको नज़र आता है नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। अब तोड़ के एक कॉस थीटा कौन निकालता है, बहुत कहीं बच्चा निकालता होगा, है ना। तो बच्चा लोग के लिए आसान क्या है, नेट फोर्स क्या है ये देखना आसान होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना और ये देखना आसान होता है, तोड़ के देखना उसके लिए क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो अब इसीलिए वो बच्चा क्या करेगा, वो कॉस के हिसाब से नहीं देखेगा, क्योंकि ऐसे दिखेगा तो क्या फोर्स कितना लग रहा है, ये कंपोनेंट फोर्स है, नेट फोर्स नहीं है। तो वो उसका दिमाग, किसी बच्चे का दिमाग एफ कॉस पे नहीं जाएगा, उसका दिमाग जाएगा एफ पे, किस पे जाएगा, मतलब कंपोनेंट पे नहीं जाएगा, नेट पे जाएगा, किस पे जाएगा। तो वो बोलेगा हमको उससे मतलब नहीं है, नेट फोर्स कितना है, एफ है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी है, और थीटा क्या है उन दोनों के बीच का। अब ये तो आसान हो गया देखना, क्योंकि देखो ये दिखाई दे रहा है ना, एफ है, डी है, और अगर एंगल दे दे ये लोग क्वेश्चन में तो फिर बहुत आसान है, इसको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट देख के नेट फोर्स डालना है, डायरेक्ट देख के नेट डिस्प्लेसमेंट डालना है, और जो एंगल दिया उनको बीच डाल कर निकाल लेना है, ठीक है। तो अभी जो पहला प्रोसेस हमने ड्राइव, ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, एफ डी कॉस थीटा आ गया ना। ये कब आया, जब तुमने फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट लिया और कंपोनेंट किसका तोड़ा, फोर्स का तोड़ा, मतलब तुमने ढूंढा एक पैरेलल, वापस ये डेरिवेशन आएगा। लेकिन अब तुम क्या करोगे, पहले फोर्स ले लोगे, क्या करोगे, और डिस्प्लेसमेंट ढूंढोगे कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलॉन्ग पैरेलल है। बात समझ गए ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे ये है, ये उसी बच्ची वाला का डायग्राम वाला केस हम बता के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब अगर मानो थोड़ा देर इसमें ये कंसेप्ट बताया जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इस ब्लॉक का कहाँ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, इधर, लेकिन कोई फोर्स कहाँ लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है ना। थोड़ा कलर सेलेक्ट करते हैं अलग इसको, ठीक है। फोर्स कहाँ लगा रहा है, इधर। अब ये सोचेगा अरे हम तो फोर्स इधर लगा रहे हैं, वो डिस्प्लेसमेंट उधर कैसे हो रहा है ना। तो यहाँ तो फिर तो लोचा हो जाएगा दिमाग में। तो एक काम करते हैं,
फिर से चलो वर्क डन को यहाँ पे ड्राइव करते हैं। अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग वर्क डन इज इक्वल टू पहले फोर्स ले लिए, डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेंगे, जो पैरेलल होगा फोर्स के, जो पैरेलल नहीं होगा उससे मतलब नहीं है उसको, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे फोर्स के हिसाब से होगा, बाकी जो है भी तो किसी का वो क्या मतलब, हमको अपने काम से काम रखना है। क्लियर, बस यही चीज़ है। आ जाओ, तो अब हम लोग फिर से वापस वही ट्रायंगुलर कंसेप्ट लगाएंगे। देखो ये एस है, अब तो याद हो गया आप लोगों को, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो अगर थोड़ा देख लिए ये इस चीज़ को साइड करके दिखाओ, ये ऐसे करके दिखा दो बाबू, ऐसे दिखा दो, और तुम इसको क्या बोल रहे हो कि ये एस है, क्या है, एस है, पहले भी थीटा तभी भी क्या है, थीटा। तो जहाँ थीटा है वहाँ पे क्या आएगा, कॉस, ये आएगा एस कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ पे नहीं होता है ना एंगल। अगर इस चीज़ को यहाँ ड्रॉ करो सामने तो यहाँ नहीं होगा ना, तो ये क्या होगा, एस साइन थीटा, तो ये एस साइन होती है, ये भी क्या होगा, एस साइन होगा, तो ये हो गया एस साइन थीटा। ठीक है, अब तुम खुद ही बताओ, ये ऊपर भी जा रहा है आगे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी आ रहा है, कितना ऊपर गया, एस साइन थीटा, कितना आगे आया, तो कितना आ गया एस कॉस थीटा, इसको इस एफ से मतलब है क्योंकि ये एफ जो है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर सकता है, देयरफॉर ये जो एस कॉस थीटा आया वो इस एफ से आया होगा, ये जो एस कॉस थीटा आ रहा है वो किससे आया होगा, लेकिन ये जो एस साइन थीटा आ रहा है वो एफ से भी नहीं आया, तो क्या बोलेगा, अरे अरे वो मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो तो हम उधर तो लेके जा ही नहीं सकते हैं, उस डायरेक्शन में मेरा इफेक्ट क्या है, जीरो है। ऐसा कभी हो सकता है तुम किसी चीज़ को खींचो और ऊपर उठ जाए, कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारा एक्स कंपोनेंट का कोई भी वाई कंपोनेंट नहीं होता है, और कोई भी वाई कंपोनेंट का कोई भी एक्स कंपोनेंट, हाँ जब तुम ऐसे अप्लाई करोगे तो एक्स भी होता है और वाई भी होता है, समझे आप बात ना, कोई दिक्कत है किसी को नहीं है, क्लियर ना। तो अभी ये फोर्स क्या बोलेगा, देखो देखो उतना लफड़ा मत करो, हम लोग सीधा बात करते हैं कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, हम तो एक फोर्स लगाए हैं और मेरे फोर्स लगाने से तुम सीधा देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एस कॉस हुआ है, हमको और किसी से मतलब नहीं है, तो मेरे अराउंड जो एस पैरेलल हम उसको लेंगे, हम बाकी किसी को नहीं लेंगे, हम एक फोर्स लगाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस कॉस थीटा हो गया। तो इसमें हम लोग क्या ढूंढना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट ढूंढना पड़ा, क्या ढूंढना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट ढूंढना पड़ा। तो इसीलिए ये तो बहुत बच्चा नहीं कर पाता है ना, तो बहुत बच्चा क्या बोलेगा, अब सीधा फॉर्मूला बोलेगा, हमको उतना मतलब नहीं है कौन कंपोनेंट, वो डायरेक्ट बोलेगा नेट फोर्स कितना है, एफ है, अब वो एस कॉस नहीं बोलेगा, वो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस है, और उनके बीच एंगल कितना है हमको उससे मतलब है। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, लेकिन इसके पहले जो कंसेप्ट सिखाया गया तुम लोग को वो भी अगर समझ लो तो अच्छा, क्योंकि ये ICSE के सिलेबस में है, बुक में है, ऐसा नहीं है कि ये अलग से, बुक में देखो ये दोनों कंपोनेंट आपके कॉन्साइज के बुक में लिखा हुआ है ना, पास में आ रहा। तो इस तरह से अगर आप समझ के रखोगे तो वर्क का जो टॉपिक है एकदम क्लियर रहेगा, क्लियर है ना। तो अब दिमाग में ये बात बैठ गया, सीधा सा बात है, वर्क डन उसी फोर्स का होगा जो डिस्प्लेसमेंट के अलाउ होंगे, अदरवाइज परपेंडिकुलर है तो नहीं होगा, क्लियर है ना। तो अब मिला जुला के कंसेप्ट यही हो गया कि वर्क डन का एक सिंपल फॉर्मूला अगर देखा जाए, वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला बस एक ही फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला वाइज दिखाया था, ऐसे तो हम लोग बहुत कुछ सीखे, एकदम सिंपल, वर्क इज इक्वल टू नेट फोर्स, नेट एस और उनके बीच एंगल, बस, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं होता है, खत्म बात, एक ही फॉर्मूला। तो इतना चीज़ पढ़ने के बाद हम लोग को एक ही फॉर्मूला मिला, क्लियर है। हाँ, अब इसके अंदर बात आता है फोर्स के मैक्सिमम होने का और फोर्स के मिनिमम होने का। तो फोर्स तुम जिस चीज़ पर डिपेंड करते हो वो चीज़ तुमको मैक्सिमाइज भी कर सकता है और मिनिमाइज भी कर सकता है ना। तो वर्क डन भी जिस फैक्टर पर डिपेंड करता है उसके हेल्प से मैक्सिमाइज भी कर सकता है और मिनिमाइज। अगर मान लो फोर्स और एस कांस्टेंट कर दो, क्या कर दो, तो वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा, कॉस के वैल्यू पे, मतलब कि फोर्स को अगर तुम ना चेंज करो, एस को चेंज ना करो, बार बार वही रखो, तो लोग सोचता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वही होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एंगल पे भी डिपेंड करता है ना, किस एंगल पे, कॉस एंगल पे। और अगर कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर कॉस थीटा मिनिमम हो जाएगा तो फोर्स भी मिनिमम हो जाएगा। आप लोगों को पता है कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, तो कॉस 0 1 मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, 1, इससे और बड़ा वैल्यू नहीं आता है कॉस का, तुम ला के दिखाओ तो 1 से बड़ा वैल्यू नहीं है। कॉस 90 क्या होता है, 0, इससे कम वैल्यू होता है -1, कॉस 180 -1 होता है, ठीक है। ये भी आप लोग को याद नहीं है, लेकिन आप लोग याद कर सकते हो इस चीज़ को, मैं लिस्ट बना के इसको याद कर देता हूँ। तो कॉस का अगर वैल्यू को याद करेंगे तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। ओह, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है। हो गया ना। तो अब तुम देखो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है इस लिस्ट के अंदर में, एक वैल्यू कॉस का मैक्सिमम है, एक वैल्यू क्या है, मिनिमम है, और बाकी वैल्यू बीच में है ना। और भी बहुत सारे एंगल होता है ना, और भी तो बहुत सारे एंगल होता है, लेकिन हम सिर्फ मैक्सिमम को लिए और
मिनिमम को, तो ये मैक्सिमम और ये ठीक है मिनिमम, -1 नेगेटिव वैल्यू। क्लियर है? तो इस हिसाब से जब कॉस का वैल्यू 1 आ जाएगा तो अब इस बात को समझना होगा 1 कब आएगा और -1 कब आएगा और 0 कब आएगा। इसी के लिए हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, जो टॉपिक लिखे हैं उससे ही रिलेटेड सारा टॉपिक डिस्कस होगा अभी, cos 0, 90 और 180। ठीक है, आ जाओ। एक बात और, ऐसा तो नहीं है कि cos 0, 90 और 180 होता है, और भी बहुत सारे एंगल बीच बीच में है। जो भी एंगल देगा आप पुट करो, आंसर निकाल लो। मेनली हम लोग क्या निकालेंगे अभी यहाँ पे? ठीक है, ठंडा नहीं लग रहा ना? ठंडा लगेगा तो इसे ऑफ कर लेना। क्लियर है? बात में क्या? आ जाओ, ध्यान दो। केस 1 में क्या बताया जा रहा है? ये सब स्पेशल केस देके दिखा रहा है, यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों का आएगा। क्लियर है? पहला केस क्या दिखाया जा रहा है कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बोला एकदम सीधा बात, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एकदम फोर्स के डायरेक्शन में। ऐसा टॉपिक हम लोग पहले भी कर चुके हैं, टॉपिक हम लोग पहले भी कर चुके हैं, याद आ रहा है? देखो यहाँ पे आ रहा है ना, याद आया? जिधर फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो वही केस है ना। इस केस में थीटा क्या हो जाएगा? अगर तुम थोड़ा देर के लिए नेट फोर्स देख रहे हो, नेट फोर्स किधर है? इधर ही है। नेट डिस्प्लेसमेंट किधर ही है? इधर ही है। तो न्यूमेरिकल एंगल कितना हो गया? 0। तो हो गया तो 0 केस। क्लियर है? तो अब इस चीज़ को अप्लाई करते हैं हम लोग, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को? चलो, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है? 0। थीटा 0 का मतलब क्या हो गया कि फोर्स भी इधर ही हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है? ये वाला फोर्स है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉस का वैल्यू क्या आएगा? कॉस 0 आएगा ना। कॉस 0 कितना आता है? 1। और कॉस 0 1 कैसा वैल्यू होता है? कॉस 0 1 मैक्सिमम वैल्यू होता है। कैसा वैल्यू होता है? मैक्सिमम वैल्यू होता है। ओके, तो अगर ये मैक्सिमम है तो इसका मतलब वर्डन भी इस केस में क्या आना चाहिए? मैक्सिमम आना चाहिए। देखते हैं इसका मतलब भी समझेंगे मैक्सिमम वर्डन क्यों आ रहा होता है। ये लड़का देखो धक्का मार रहा है, ठीक है, तुम देखिए अभी इस केस में ये फोर्स इधर लगा रहा है, तो इसका एक भी फोर्स वाई में होगा? नहीं होगा। तो खुश हो जाएगा, अरे मेरा पूरा का पूरा फोर्स इधर ही है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो उसको पूरा फोर्स मिलेगा ना डिस्प्लेस करने के लिए, तो काम भी तो मैक्सिमम होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर एंगल बना के खींचेगा तो फोर्स कहाँ जाएगा? तो बोलेगा अरे हमको तो इधर ले जाना था, फोर्स थोड़ा सा फोर्स इधर चला गया है, तो फोर्स तो बढ़ गया ना। जब फोर्स बढ़ जाएगा तो अब उतना फोर्स नहीं है उसके पास काम करने के लिए, सिर्फ कितना फोर्स है? एफ कॉस थीटा। बात समझ आए? इसलिए मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को? फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग लगाना पड़ता है। तो फोर्स को जब डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग लगाते हो तो cos 0 1 हो जाता है, मैक्सिमम भी जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा फोर्स क्या मिल रहा है उसको? एक्स की दिशा में मिल रहा है। पूरा का पूरा फोर्स क्या मिल रहा है उसको? एक्स की दिशा में या फिर डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग मिल रहा है। क्लियर है? तो अब इस हिसाब से अगर निकाला जाए हम लोग फॉर्मूला वर्क का, इसको साफ दिखाया जा रहा है कि बच्चा जो है देखो यहाँ पे इधर फोर्स लगा रहा है, इधर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, और इधर ही उसके दिशा में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, एंगल क्या होगा इनके बीच? 0। वर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला वी नो डैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कंपोनेंट वगैरह मत यूज करो, अब समझ गए, डायरेक्ट यूज करो। तो ये क्या आ जाएगा? एफ कितना लगा रहा है? एफ ही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी ही है। cos 0 क्या होता है? cos 0 यहाँ पे 1, तो क्या आ गया? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी। cos 0 1 मैक्सिमम, तो वर्क डन भी क्या आ गया? वर्क डन भी मैक्सिमम। वर्क डन भी क्या आ गया इस केस में? मैक्सिमम। कोई दिक्कत है? तो आज पर याद रखिएगा वर्क डन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? एफ डी। कब होता है? जब एंगल 0 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, कि फोर्स मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा है क्या चीज़ में? डिस्प्लेसमेंट में। और इसका मतलब ये भी होता है कि फिर फोर्स उधर ही है जिधर डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर हो गया? काम करते हैं, टॉपिक समझ गए? क्लियर हो गया अच्छे से? अब अगला बारी, इससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल दिखाते हैं जो नेचर में हम लोग करते हैं, खेलते कूदते हुए देखते हैं। ऐसा मान लो एक बॉल को हवा में तुम छोड़ दो ऐसे, ठीक है, छोड़ दो, तो ये बॉल कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पे फोर्स कौन लगाया? तुमने तो सिर्फ छोड़ा था, क्यों चला गया? तुमने तो फोर्स नहीं लगाया, क्यों चला गया? तुमने नहीं लगाया, ग्रेविटी ने फोर्स लगाया। फोर्स ग्रेविटी ने लगाया तो काम किसने किया? ग्रेविटी ने किया। तो वर्क डन किसका निकलेगा? गुड, समझ आ गया ना? वर्क डन किसका निकलेगा? जिसका फोर्स उसी का वर्क डन। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे भी थीटा क्या है? 0 डिग्री है। ये उसी टॉपिक का एग्जांपल है मैं दिखा रहा हूँ जो पिछले केस देखे हैं। तो अभी इस हिसाब से दिखाया जाए, लिखेंगे वर्क डन बाय द वर्क डन अलोंग द ग्रेविटी। तो ऐसे लिखेंगे वर्क डन mg, मतलब कि mg का वर्क डन। फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और एंगल कॉस थीटा। फोर्स किसकी वजह से? mg की वजह से। डिस्प्लेसमेंट कौन सा? mg के अलोंग या नेट डिस्प्लेसमेंट, जो भी है नेट डिस्प्लेसमेंट। और थीटा क्या उनके बीच का?
एंगल। अभी एलॉन्ग वाला बात अब नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं नेट का बात करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ना ऐसे डायरेक्ट। तो क्या करते हैं नेट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच एंगल। ठीक है, एम जी कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे, इसकी गिरेगा भी कहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे और एम जी भी नीचे। यहाँ डिस्प्लेसमेंट को आर से दिखा रहा है, तुम चाहो तो इसको डिस्प्लेसमेंट को डी से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब बॉल ग्राउंड पे आ जाएगा, बॉल क्या आ जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा, सॉरी बॉल जब ग्राउंड पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, पूरा एच के बराबर, यहाँ से 0, यहाँ से कितना हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी तो डिस्प्लेस करा रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट क्या आएगा कि ओरिजिन तो यहाँ पे बाबू ना, ओरिजिन तो यहाँ पे है ना, तुम यहाँ पे थे और यहाँ गए तो तुम 0 गए, कितना गए, एच गए। तो जब तुम ऊपर से नीचे आ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कितने बराबर हो जाएगा, एच के बराबर। और देखो तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल कितना है ना, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एम जी। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना, यूज़ करते हैं। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, कितना है नेट, नेट फोर्स एम जी है, रख दिए। डिस्प्लेसमेंट नेट कितना हुआ यहाँ से आता है आने में, एच, ठीक है। कॉस के एंगल कितना है 0, तो क्या आ गया वर्क डन एम जी एच। ये वर्क डन क्या आया है, पॉजिटिव, क्या आया है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या हो गया बाबू, कि ग्रेविटी जिधर फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कि वर्क डन अलोंग द फोर्स। इसका पॉजिटिव मतलब क्या होता है, अब इस बात को लिख रहे हैं, वर्क डन अलोंग द फोर्स। अच्छा आप बताओ, कोई भी चीज़ अगर काम करता है तो उसका एनर्जी बढ़ता है, घटता है, घटता है। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ वर्क डन प्लस है तो एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये रिलेशन क्या हो गया, उल्टा, वर्क डन प्लस तो एनर्जी माइनस, और अगर वर्क डन माइनस तो मतलब नेगेटिव काम हो रहा है, मतलब एनर्जी उसमें स्टोर हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है उसमें स्टोर हो रहा है। तो अभी तो थोड़ा देख लेगा, तुम इस बात को नोट करो, अभी तो एनर्जी नहीं पढ़ाए हैं, अभी एनर्जी नहीं पढ़ाया है। अगर यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव आया है तो एनर्जी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। लेकिन अगर तुम वर्क डन में नेगेटिव करोगे तो यहाँ भी क्या नेगेटिव करोगे, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। और अरे यार मेरे को पेन सेलेक्ट करना होगा, पेन डिसलेक्ट हो गया। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो वर्क डन प्लस तो एनर्जी माइनस, और वर्क डन माइनस तो एनर्जी प्लस, ऑलवेज रहेगा। ये बात क्लियर हो गया ना। तो इस बात को एनर्जी में और डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिलहाल इतना सा हिंट्स दे दिए हैं ताकि तुम इस चीज़ को वहाँ पर रिलेट कर पाओगे। अभी बता देंगे तो कनेक्टेड हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेशन निकल जाएगा आराम से। क्लियर है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा है, थोड़ा भी नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे आ जाओ। तो ये पहला एग्जाम्पल दिए मैक्सिमम वर्क डन का, या फिर थीटा 0 डिग्री का, वर्क डन अलोंग द ग्रेविटी। याद रहेगा, आज के बाद फॉर्मूला हो जाएगा एम जी एच। ठीक, आगे आओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या जाएगा, केस नंबर 2। पहला क्या था, थीटा 0 डिग्री। यहाँ लिखा इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसके अंदर बहुत सारा केस आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे है, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे है तो फोर्स ऐसे है, तो कॉमन सेंस का बात है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और फोर्स ऐसे है, therefore ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, वर्क डन क्या आना चाहिए, 0। तो इतना सोच के नहीं हम लोग क्या डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हैं। क्या बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से, फॉर्मूला से हम लोग बोलते हैं कि भाई थीटा इस केस में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स किधर है, इधर है, और ये फोर्स कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्या चीज़ के लिए, है ना। तो इस केस में अगर ऐसा करें तो तुम लोग को पता होगा cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है, तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा, 0। कैसे आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। फोर्स तुम जो भी डालो, डालना है जो डालना है डाल दो, जो भी रहे डाल दो, डिस्प्लेसमेंट जो भी डालना है डाल दो, cos थीटा क्या आ जाएगा 90, तो वर्क डन भी क्या आ गया 0। बस वर्क डन क्या आ गया 0। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है इसका, जैसे वहाँ पे एग्जांपल दिए थे ग्रेविटी का ना, वहाँ यहाँ पे क्या दिए हैं, एग्जांपल दिए हैं। तो ये दूसरा एग्जांपल दिए है और ये तीसरा हो जाएगा। चलो ये देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तुम देखे हो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन देखे हो ना, 9 में था भी सर्कुलर मोशन हम लोग का। अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 में भी है, ठीक है, हाँ 10 में भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट वहाँ पे था। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होता है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंटर की तरफ क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। अगर सेंटर की तरफ नहीं खींचेगा तो फोर्स नहीं होगा। किसी भी इंस्टेंट पे अगर मान लो हम सपोज इस इंस्टेंट पे ऐसे दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये तो जब यहाँ पे आएगा देखो हर जगह पे ये फोर्स होगा, आया ना।
हर जगह पे ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हो, ब्लैक लाइन, ये हमेशा उसको क्या करेगा, पुल करके रखा हुआ है। जैसे रस्सी से तुम बांध के, तुम किसी चीज़ को रस्सी में बांध के घुमाते हो ना, रस्सी में बांध के घुमाना मतलब क्या होता है, तुम उसको पुल कर रहे हो रस्सी से अपनी तरफ। देयरफॉर स्ट्रिंग क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट करे उसका नाम क्या होता है। और ठीक इसके अपोजिट में क्या आता है फोर्स, गुड, पढ़ाए थे ना, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये स्यूडो है, ये दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन वो फ्रेम में होता है। जैसे बस के अंदर, बस जब आगे एक्सेलरेट करती है तो बॉडी कहाँ जाता है, ये फोर्स वही फील कर सकता है जो बस में है, बस में बाहर खड़े होकर के तुम ये फील नहीं कर सकते हो। तो ये स्यूडो फोर्स अचानक से उस फ्रेम में आ जाता है, किसी फ्रेम में आ जाता है, वो उस फ्रेम में जाकर फील होगा, फ्रेम पे बाहर रह फील। तो यहाँ पर इस फ्रेम में सेंट्रीपिटल है तो अचानक पीछे में क्या है, जैसे बस में आगे एक्सेलरेशन होता है, बस में आगे एक्सेलरेशन होता है, फोर्स कहाँ आता है, पीछे आता है ना। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, जब आगे सेंट्रीपिटल लगता है तो पीछे क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल लगता है। तो ये चीज़ फील कौन करेगा, जो उस फ्रेम में है, जो उस पाथ में घूम रहा है। ये स्ट्रिंग में बंधा हुआ ये स्टोन या ब्लॉक फील कर सकता है, तुम या हम फील, क्लियर है। तो एग्जाम में पूछता है कि फाइंड द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन अ सर्कुलर मोशन। तुम ध्यान दो, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, सेंटर की तरफ, और ये जो पर्पल वाला एरो ना, ये बता रहा है कि टेंजेंट पे है। हम हमेशा कहाँ लग रहा है, भी कहाँ लग रहा है, टेंजेंट। कैसे लग रहा है, टेंजेंट। तो ये देखो, ये क्या है, टेंजेंट है ना, टेंजेंट है ना, दिखाया ना वहाँ पे टेंजेंट मिला। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऐसे। देखो फोर्स ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे। जब तुम यहाँ पे आओगे, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे, यहाँ पे जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट ऐसे, हमेशा कैसे है, हमेशा 90 डिग्री पे है, क्योंकि फोर्स हमेशा कहीं पे भी दिखाओ कहाँ होगा, टुवर्ड दी सेंटर, टुवर्ड दी सेंटर। तो फोर्स हमेशा टुवर्ड दी सेंटर और डिस्प्लेसमेंट हमेशा 90 डिग्री पे। देयरफॉर ये फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। तुम रस्सी काट दो तो सीधा भाग जाएगा, कहाँ भाग जाएगा, जहाँ से रस्सी टूट जाएगा वहाँ से क्या भाग जाएगा, सीधा। तो अगर इस डिस्प्लेसमेंट के लिए रस्सी रिस्पॉन्सिबल था तो काटने से फिर क्यों भागा, मतलब वो स्ट्रिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देयरफॉर इस, हाँ वो भी नहीं है, सीधा भाग जा रहा। सेंट्रीफ्यूगल तो पीछे है ना, सेंट्रीफ्यूगल तो मतलब सर दोनों के बीच में, सेंट्रीफ्यूगल कहाँ है, पीछे है, सेंट्रीफ्यूगल कहाँ है, पीछे है, सेंट्रीफ्यूगल कहाँ है, पीछे। तो इस पर्पल लाइन का डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है, इससे भी 90, इससे भी 90, इससे भी 90 और इससे भी 90, हमेशा 90 डिग्री है। तो ना इस डिस्प्लेसमेंट के लिए ना तो सेंट्रीफ्यूगल रिस्पॉन्सिबल है, ना इसके लिए सेंट्रीपिटल रिस्पॉन्सिबल है। देयरफॉर वर्क डन बाई पहला नंबर 1 क्या दिखा दिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो फोर्स कनेक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। तो वर्क डन क्या लिखेंगे, सेंट्रीपिटल को लिखेंगे हम ऐसे लिख दे रहे हैं, एफ लिख दे रहे हैं, एफ सी, फोर्स सेंट्रीपिटल, ठीक है, फोर्स सेंट्रीपिटल, और एफ लिख देंगे फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो वर्क डन फोर्स सेंट्रीपिटल की वजह से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो भी पर्पल लाइन से एस दिखा रहे हैं, एस, ठीक है, एस एंगल के एंड के बीच cos 90 क्या आ गया, 0, याद रहेगा, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आओ निकालते हैं, वर्क डन ड्यू टू फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, इसलिए जी लगा दिए, क्या लगा दिए, सेंट्रीफ्यूगल। तो फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल। इसको एफ जी लिख दो यहाँ पे ताकि समझ में आ जाए कि सेंट्रीफ्यूगल है, और ये एफ सी क्या है, सेंट्रीपिटल, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एस माने या डी माने, एस माने। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिखा दो, एस, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिखा दो, एस। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, तो क्या कर, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, एस, एंगल के एंड के बीच भी 90 है, कितना है, cos 90 क्या होता है, तो वर्क डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल क्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ये भी आ गया, ये भी काम खत्म हो गया। 90 डिग्री का पहला आंसर, 90 डिग्री का वर्क डन 0 होगा, पहला एग्जाम्पल दे दिए हम लोग, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप ये डायग्राम पहले देखे थे हम लोग, बच्चा फोर्स लगा रहा था, डिस्प्ले इधर हो रहा था, तो उस वक्त वर्क डन हुआ था, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ड्यू टू बॉय, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ड्यू टू बॉय, ये तो हुआ था वर्क, क्योंकि बच्चा फोर्स लगा रहा है और इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए इस हिसाब से, अब देखा जाए तो तुम बच्चा फोर्स किधर लगा रहा है, इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, तो वर्क डन हो रहा है।
लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ दे फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन ऑर्डिनल सरफेस, ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो रहा है, तो भाई ग्रेविटी का वैल्यू किधर है, नीचे, और ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे है ना। मान लो एस हो रहा है 1000 हो जाए, ऐसे क्या मतलब है, ये एस के लिए रिस्पॉन्सिबल ये mg नहीं है, वो तो ये लड़का है। देखो कॉमन सेंस का जवाब, इसका आंसर क्या, वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या कह सकते हैं। इसी केस में बहुत बच्चे बोलते हैं आप तो बताया था ये वर्क डन होता है, आप बोले नहीं होता है। वर्क डन होता है अप्लाइड फोर्स की वजह से, ग्रेविटी वजह थोड़ी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, वो थीटा हो गया 90 डिग्री, तो इसका मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे इस केस में थीटा हो गया 90 डिग्री, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, थीटा कितना है 90, कॉस 90 क्या आ गया 0, मतलब वर्क डन बाय द ग्रेविटी नहीं होगा किस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तुम वर्टिकली कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन में ग्रेविटी का कोई वर्क क्यों नहीं है, समझ में आ गया ना, दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बाद लास्ट केस है ये, इसको समझना अच्छे से। थर्ड केस, जब थीटा क्या हो जाएगा 180, थीटा क्या हो जाएगा 180, तो इफ डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, सपोज कर लो पहले से कोई ऑब्जेक्ट मूविंग था और उसके पास वेलोसिटी क्या था v, कितना था वेलोसिटी v, तुम देख रही है तो भागा जा रहा है, उसको पकड़ के रोक देते हैं, तो इसके लिए तुमने क्या अप्लाई कर दिया, यहाँ से पीछे से एक f अप्लाई कर दिया, ठीक है। तुम जैसे ही f लगाओगे तो ये स्लो होते होते क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन रुकने से पहले कुछ तो ट्रेवल करा होगा ना वो ना। सपोज कर लो यहाँ पे पहुँच गया वो ट्रेवल करके, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया वो ट्रेवल करके, जिसका मास क्या था m था, तो कितना ट्रेवल किया होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर गया डिस्टेंस d, तुम फोर्स कहाँ लगा रहे थे पीछे f, तो बताओ तो डिस्टेंस, ये फोर्स इधर f और डिस्टेंस इधर, एंगल कितना हो गया, ये फोर्स पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, थीटा क्या हो गया 180, तो इस केस में तुम क्या लिखोगे, थीटा इस केस में क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180, और कॉस 180 का वैल्यू हम याद करवाए थे क्या होता है -1, तो चलो यहाँ से निकाला जाए वर्क डन, वर्क डन ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स F, अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू फोर्स कितना लगा रहा है F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है D, ठीक है। तुम ऐसे मान सकते हो कॉस क्या है 180, कॉस 180 -1, फोर्स क्या आ गया -FD, इसका मतलब कि इस केस में वर्क डन आ रहा है -FD, माइनस का मतलब क्या है, वर्क डन अगेंस्ट हो रहा है, वर्क डन क्या हो रहा है अलॉन्ग नहीं। तुम याद करो पहला टॉपिक क्या था, प्लस वर्क डन आया था ना, देखो पहला केस में यहाँ पे कहाँ गया, ये दिखे थे ना 0 पे, ग्रेविटी वाला में ना, हाँ, वर्क डन अलॉन्ग द फोर्स, प्लस मतलब क्या है वर्क डन अलॉन्ग द फोर्स, और यहाँ पे क्या हो गया वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, तो यहाँ माइनस का मतलब क्या है वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। अच्छा इसका एग्जांपल क्या आ सकता है, फ्रिक्शन, क्या आ सकता है फ्रिक्शन, जब किसी ब्लॉक को तुम धक्का मार दो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ आता है, पीछे आता है, तो अगर इस फोर्स की जगह तुम चाहो क्या डाल दो, फ्रिक्शन डाल दो, तो क्या निकल जाएगा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। इसी टॉपिक के अंदर क्वेश्चन घुमा फिरा के बोले कि वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, तो क्या आ जाएगा, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इसका मास m है, ये कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, किसी वेलोसिटी की वजह से कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस वो d, लेकिन कुछ देर बाद जाके रुक जाता है, क्या होता है कुछ देर बाद जाके रुक जाता है। मान लो यहाँ पर आकर के ब्लॉक रेस्ट में हो गया, क्या हो गया रेस्ट में, वो रुक गया, लेकिन रुका क्यों, क्योंकि पीछे कौन एक्ट किया, इसके पीछे फ्रिक्शन एक्ट किया, कौन एक्ट किया, पीछे फ्रिक्शन एक्ट किया, और नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका d हुआ, तो फ्रिक्शन कितना काम किया कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट वो कितना ब्लॉक चला, ठीक है, फ्रिक्शन नेगेटिव काम किया तब तो रुका, फ्रिक्शन अगर पॉजिटिव काम करता है उल्टा उसको और धक्का मार देता तो भाग जाता है और स्लो कर दिया, नेगेटिव काम किया उसके अगेंस्ट काम हुआ, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगल क्या उनके बीच डिस्प्लेसमेंट कॉस 180 -1, देखो वही फॉर्मूला आ गया -FD आ गया, क्या आ गया -FD, यहाँ भी आया था -FD, तो यहाँ पे F की जगह क्या डाल दिए, सिर्फ फ्रिक्शन डाल दिए, तो हम वापस सेम कंसेप्ट हो गया। क्लियर है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक है जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है।